हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर साइंस क्लास। सेवन्थ की साइंस की क्लास में हम आज लेंगे चैप्टर 7 मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं का अनुकूलन, वेदर, क्लाइमेट एंड एडप्टेशन इन एनिमल्स अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट। चैप्टर में आज हम क्या पढ़ेंगे? मौसम के बारे में पढ़ेंगे, यानी वेदर क्या होता है, किस तरह की मौसम की परिस्थितियाँ होती है और किसे एक्चुअल में हम मौसम कह सकते हैं। तो पूरा जो फिनोमिना है मौसम का, वेदर का, वो समझेंगे। इसके अलावा हमें समझना है इस चैप्टर में जलवायु के बारे में, यानी कि क्लाइमेट क्या होता है। डिफरेंट क्लाइमेट हमारे प्रदेशों में पाया जाता है, अलग अलग तरह की। कहीं पर गर्म जलवायु होती है, कहीं पर शुष्क जलवायु होती है। तो इसके बारे में हम पूरा इस चैप्टर के अंदर अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। साथ ही हम ये समझेंगे कि मौसम और जलवायु में क्या डिफरेंस होता है, क्या बेसिक अंतर होता है जिसके द्वारा आप ये क्लियर कर सकते हो कि ये मौसम है और ये जलवायु है। किसे आप मौसम कहेंगे या किसे आप जलवायु कहेंगे। इसके अलावा आपको इस चैप्टर में समझना है कि जो जंतु होते हैं वो विभिन्न प्रकार की जलवायु में किस तरह से अपने आप को सर्वाइव कराते हैं या किस तरह से अपने आप को अडॉप्ट कराते हैं अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट। ओके, तो लेट अस बिगिन द चैप्टर। देखिए, आप कभी भी पिकनिक पर जाते हैं, पहाड़ों पर घूमने जाते हैं, तो घूमने जाने से पहले या पिकनिक जाने से पहले आप क्या प्लानिंग करते हैं? आपको कौन कौन से सामान लेने हैं, क्या क्या चीज़ें रखनी हैं, उनके बारे में प्लानिंग करते हैं। इसके अलावा आप ये भी देखते हैं कि आज का वेदर कैसा है, मौसम कैसा है, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी तैयारियां करते हैं। कई बारिश आ गई तो बारिश का सामान अपने साथ, उससे बचने के लिए अपने साथ आप सामान रखते हैं। अगर गर्मी ज़्यादा है तो आप क्या रखते हैं? गर्मी से बचने के लिए स्कार्फ लेते हैं या कैप लेते हैं, इस तरह की चीज़ें आप रखते हैं। ठीक है, तो पिकनिक पे जाने के लिए आप एक तरह से मौसम पर डिपेंडेंट है कि वेदर कैसा रहेगा, वेदर की कंडीशन कैसी रहेगी, उसके बेसिस पे आप अपनी प्लानिंग करते हैं। उसी के अलावा देखा होगा आपने, कभी भी आपके बुज़ुर्ग लोग जो घर में बैठे होते हैं, वो आपके दादा दादी, नाना नानी या घर में जितने पेरेंट्स हैं, वो कोई भी ओकेजन या कोई भी सेलिब्रेशन करने से पहले भी जब डिस्कस करते हैं, पूरी प्लानिंग करते हैं, तो वो भी उस समय क्या करते हैं, मौसम के बारे में ज़रूर डिस्कस करते हैं कि किस तरह का वेदर रहेगा, गर्मी है, सर्दी है, तो उसके अकॉर्डिंग फंक्शन की तैयारियां करते हैं। कभी आपने देखा है ना कि अगर बाहर की तरफ बादल हो तो आप बाहर जा रहे हो, आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं छाता लेकर जाओ या रेनकोट लेकर जाओ, है ना। तो क्यों? कभी भी मौसम चेंज हो सकता है, अगर बादल है तो बारिश कभी भी हो सकती है, तो आपको सेफ्टी के लिए ये सब रखने के लिए बोला जाता है। इसी के साथ आपने देखा होगा, जब आप क्रिकेट देखते हैं, मैचेस देखते हैं, तब आपने सुना होगा कि मैचेस स्टार्ट होने से पहले क्या किया जाता है, मौसम के बारे में चर्चा ज़रूर की जाती है। मौसम के बारे में डिस्कस किया जाता है कि आज का वेदर कंडीशन इस तरह से रहेगा या आपकी बारिश होगी या नहीं होगी, उसके अकॉर्डिंग आज का मौसम इस तरह का है, तो इस प्रकार से खेल शुरू किया जाता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारी जितनी भी दैनिक क्रियाकलाप हैं, हमारी जितनी भी रेगुलर एक्टिविटीज़ हैं, उन सब पर किसी न किसी तरह से वेदर जो है वो इफ़ेक्ट डालता है, मौसम जो है वो इफ़ेक्ट ज़रूर डालता है। हमारी जो कृषि है, जो एग्रीकल्चर है भारत की स्पेशली मानी जाए, तो वो कृषि मौसम पर आधारित है। किस प्रकार का मौसम रहेगा उसके बेसिस पर क्या होती है, कृषि होती है। बारिश अच्छी हुई तो आज इस बार फसल अच्छी होगी, बारिश अच्छी नहीं हुई तो फसल अच्छी नहीं होगी। तो कृषि के लिए भी क्या है, मौसम की जानकारी लेना आवश्यक है। मौसम किस तरह का रहेगा, तो कृषि मौसम पर आधारित है। तो देखा जाए तो हमारी जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मौसम हमारे लिए, या मौसम के बारे में हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे दैनिक क्रियाकलाप और उस दिन के मौसम के जो पूर्वानुमान जो होते हैं, उसी पर हमारी डेली एक्टिविटीज़ डिसाइड होती है कि नहीं होती है। अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो आप अपना सामान कैसे प्रिपेयर करके जाएंगे, क्योंकि आज का वेदर कंडीशन किस तरह का है, उसी के बेसिस पर आप क्या करेंगे, अपना जो है वो प्रिपरेशन करके अपने घर से निकलेंगे, है कि नहीं।
तो ये सारी चीज़ें मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मौसम हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मौसम की जानकारी होना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपकी रेगुलर डेलीज एक्टिविटीज़ जो है वो सभी किस पर डिपेंड करती है? मौसम पर डिपेंड करती है। तो मौसम का पूर्वानुमान यानी कि वेदर फोरकास्टिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो दूरदर्शन, रेडियो यानी टीवी और रेडियो के बारे में तो आप जानते ही हैं। इन सब में आपने वेदर फोरकास्टिंग के बारे में सुना ही है। टीवी पर इस तरह से आपको क्या दिखाया जाता है? मौसम की जानकारी दी जाती है। आपने न्यूज़ में देखा ही होगा। इसी तरह से समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर में भी आपने इस तरह की कटिंग्स देखी होगी, जिसमें पर्टिकुलर आपको मौसम के बारे में ही जानकारी दी जाती है कि आज का वेदर कंडीशन ये रहेगा, आज का सनी डे रहेगा, या आज सूर्यास्त इतने बजे होगा, सूर्योदय इतने बजे होगा, या आज का जो मौसम है बादल वाला रहेगा या नहीं रहेगा, गर्म रहेगा, शुष्क रहेगा, हवाओं से भरा हुआ रहेगा। इस तरह की पूरी वेदर फोरकास्टिंग आपको दी जाती है। ठीक है, तो ये जो वेदर फोरकास्टिंग आपको दी जाती है ये केवल टीवी, रेडियो या मोबाइल जो पत्रिका यानी कि न्यूज़पेपर्स जो है उसी में नहीं आती। आप आजकल आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं, तो फ़ोन में भी आपको ये सारी जानकारी आसानी से मिल जाती है। जो ऐप होता है, अदरवाइज़ आप विदाउट ऐप भी आपके फ़ोन में ये जानकारी आपको मिल जाती है। और केवल एक ही दिन की जानकारी नहीं मिलती है, कंटिन्यूसली आपको एक वीक की जानकारी भी मिल जाएगी। जैसे वेडनेसडे को किस तरह का डे रहा, मैक्सिमम टेम्परेचर या मिनिमम टेम्परेचर कितना रहता है, थर्सडे को क्या रहेगा, फ्राइडे को किस तरह का रहेगा, सैटरडे को किस तरह का रहेगा। इस तरह से कंटिन्यूसली अगर देखा जाए तो 7 दिन का आपको या उससे ज़्यादा भी आपको क्या मिल जाती है, आपको पूर्वानुमान यानी कि पहले से जानकारी मिल जाती है कि मौसम किस तरह का रहेगा। क्लियर? तो ये जो सारी जानकारियाँ आपको मिल जाती है या ये जो सारी जानकारी आप देख रहे हैं ये सभी मौसम का पूर्वानुमान है। कहने का मतलब ये है कि देखिए ये सारे मौसम की जो डेटाज है वो क्लियर सेम नहीं है। आप देख रहे हैं कि वेडनेसडे को आपको अलग दिख रहा है, थर्सडे को दिख रहा है अलग, फ्राइडे को अलग है। तो ये जो मौसम की जानकारियाँ आपको दी जा रही है ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की है कि नहीं? तो समाचार पत्र में ये जो दैनिक मौसम से संबंधित जो रिपोर्ट है वो कौन तैयार करता होगा? आपको क्या लगता है कि ये कौन करता होगा? तो देखिए मौसम से संबंधित रिपोर्ट जो है वो हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडिया का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जिसे हम भारत मौसम विज्ञान विभाग कहते हैं, उनके द्वारा जारी किया जाता है। और ये नई दिल्ली में स्थित है और लगभग सभी राज्यों में इनके डिपार्टमेंट्स हैं। तो मौसम विभाग द्वारा, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा ये जो डेटा है वो अपडेट कराए जाते हैं, जिससे हमें मौसम की पूर्व जानकारी मिल जाती है, पूर्वानुमान मिल जाता है। और उसी के बेसिस पे हम हमारे जो रेगुलर वर्क्स हैं वो कंप्लीट करते हैं या हमारी प्लानिंग करते हैं। ओके, तो देखिए आपको क्या लगता है कि ये मौसम है क्या, और मौसम को कैसे आप ये जो रिकॉर्ड्स है वो डेटा किस तरह से आप करोगे, या ये डेटा जो है वो आप किस तरह से इन डेटा से ये पता लगा सकोगे कि ये मौसम क्या होता है या मौसम का फिनोमिना पूरा क्या है? तो आइए जानते हैं मौसम का फिनोमिना क्या है। तो उसके लिए हमें एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी। हम क्या करेंगे कि जो न्यूज़पेपर में इस तरह का जो एक पैटर्न आता है जिसमें मौसम के बारे में या वेदर फोरकास्टिंग के बारे में जो पूरा डेटा होता है उसको आपको क्या करना है, 7 दिनों तक ऑब्जर्व करना है। तो 7 दिनों तक आपको क्या करना है, इस पेपर की कटिंग आपको रखनी है अपने पास, और 7 दिन की जो टोटल डेटाज है उसको आपको क्या करना है, इस प्रकार की एक टेबल बनाकर उसमें फिल करना है। ओके, तो देखिए डेट आप डालेंगे पर्टिकुलर डे का, और उसके बाद उसमें आप रिकॉर्ड क्या क्या करोगे। देखिए सबसे पहले आप रिकॉर्ड करोगे मैक्सिमम टेम्परेचर, नेक्स्ट आप मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी का मतलब हो गया आर्द्रता। तो अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान, आर्द्रता, और क्या अधिकतम आर्द्रता और न्यूनतम आर्द्रता। इसके बाद क्या आएगा, रेनफॉल यानी बारिश, वर्षा कितनी हुई है। ओके, तो ये वर्षा का जो अनुमान है वो हर डे का नहीं हो सकता, पर डे का नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक दिन तो बारिश होगी नहीं, किसी दिन होगी किसी दिन नहीं होगी। तो जिस दिन होती है उसका रिकॉर्ड आपको लेना है, और अगर नहीं हो रही है तो उसको आपको डैश कर देना। ओके, तो ये पूरे डेटा जो है वो आपके 7 दिन के न्यूज़पेपर से आप कलेक्ट करेंगे,
और कलेक्ट करने के बाद आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, देखना आप ध्यान से कि ये जो भी डेटाज आप कलेक्ट कर रहे हो वो हर डे के लिए, पर्टिकुलर डे के लिए बदलता है, ठीक है, वो सेम नहीं रहता है। जैसे 16 जून को जो भी डेटा आपको मिलेगा 17 जून को सेम वो डेटा आपको नहीं मिलेगा, या 18 जून को भी आपको सेम नहीं मिलेगा। पूरे वीक में ये चेंज होता रहेगा, 7 दिनों के अंदर ये डेटा चेंज होते रहेंगे। यानी कि मौसम जो है वो हर दिन बदलता रहता है। मौसम का एक पर्टिकुलर कोई निर्धारित मानक नहीं है कि वो क्या हो सेम रहेगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि मौसम सेम रहेगा। मौसम की हर एक दशा जो है, हर एक परिस्थिति जो है मौसम की, वो हमेशा बदलती रहती है। तो एक्चुअल में मौसम है क्या, देखिए न्यूज़पेपर से केवल आप जो कलेक्ट कर रहे हैं, केवल न्यूज़पेपर से ही नहीं, आप मोबाइल में भी आप अगर आपके देखते हैं, फ़ोन में अगर आप देखते हैं तो उसमें भी आपको क्लियरली दिख जाएगा कि जितने भी डेटाज आपको मिलते हैं वो हर डे के लिए, पर्टिकुलर डे के लिए चेंज हो जाते हैं। ओके, तो किसी स्थान पर उसका जो टेम्परेचर होता है, उसकी जो ह्यूमिडिटी होती है, उसका जो उस दिन बारिश क्या हो रही है, उस दिन वायु का जो वेग है, यानी कि विंड की स्पीड जो है वो कितनी है, उसके अकॉर्डिंग वायुमंडल की, एटमॉस्फेयर की जो परिस्थिति रोज के रोज बदलती रहती है, उसी को हम क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। ओके, तो किसी स्थान पर जो तापमान है, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग, उसके संदर्भ में जो वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति, यानी कि आप मौसम को गिनोगे कैसे, मौसम कोई पर्टिकुलर आंकड़ा नहीं है। मौसम को आप निर्धारित कैसे करोगे, मौसम को निर्धारित करोगे कि उस पर्टिकुलर डे पर उसका टेम्परेचर क्या था, उस पर्टिकुलर डे पर उसकी ह्यूमिडिटी क्या थी, बारिश में आर्द्रता क्या थी, पर्टिकुलर डे पर वर्षा कितनी हुई, या पर्टिकुलर डे पर विंड की स्पीड कितनी थी। इसके बेसिस पर ही ये जो सारी वायुमंडलीय परिस्थितियां हैं, इन्हीं के बेसिस पर हम क्या डिसाइड करते हैं, पर्टिकुलर डे में उस दिन का मौसम डिसाइड होता है। ओके, तो किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। मौसम किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है, या हम कह सकते हैं कि मौसम के घटक कौन से हैं, या मौसम के कारक कौन से हैं। तो देखिए, तापमान यानी टेम्परेचर, कितना लोएस्ट टेम्परेचर था, कितना हाईएस्ट टेम्परेचर था, ठीक है, वो। आर्द्रता, आर्द्रता किसे कहते हैं, वायुमंडल में वायु में जल की मात्रा, पर्टिकुलर दिन पर उस दिन पर जो वायु चल रही है उसके वायु में जल की कितनी मात्रा है, उसे हम आर्द्रता कहते हैं, ठीक है। जैसे कि वर्षा के दिनों में आर्द्रता ज़्यादा होती है और गर्मियों के दिनों में आर्द्रता कम होती है, क्लियर। तो तापमान, आर्द्रता, वर्षा, बारिश कितनी हो रही है, और वायु का वेग यानी कि हवाएं किस प्रकार से चल रही है, उसी से मौसम निर्धारित होता है। तो वो मौसम के घटक हैं। ओके, तो तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग मौसम के घटक हैं, और इनको अगर आपने मेज़र कर लिया, इनके अगर आपने आंकड़े यानी कि इनके डेटाज आपने कलेक्ट कर लिए, तो पर्टिकुलर डे का मौसम कैसा है वो आप बता सकते हो। ओके, तो क्लियर हो गई आपको मौसम की डेफिनेशन। अब देखिए, ये जो हमने मौसम के घटक पढ़े, ये आप मापोगे कैसे, इनका मेज़र कैसे करोगे, मेज़रमेंट। तो देखिए, हमारे पास होता है अधिकतम न्यूनतम तापमापी, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, मौसम की जानकारी ज्ञात करते हैं, यानी कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान ज्ञात करते हैं। अधिकतम न्यूनतम तापमापी इस तरह से आपको दिया गया है, ये मौसम की जानकारी यानी कि मौसम का वेदर के लिए टेम्परेचर नोट करने के लिए काम में लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, वर्षा मापी, बारिश मापने के लिए जो कितनी पर्टिकुलर डे पर कितनी बारिश हुई, इसे हम इंग्लिश में रेन गेज भी कहते हैं। तो वर्षा मापी, ओके, रेन गेज, वर्षा की मात्रा ज्ञात करने के लिए। वायु वेग मापी, इसे एनीमोमीटर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, एनीमोमीटर वर्षा मापक यंत्र, वायु वेग मापक यंत्र, वायु वेग मापक यंत्र एनीमोमीटर कहा जाता है। इससे विंड स्पीड मापी जाती है, हवाओं की गति कितनी हो रही है, हवाओं का वेग कितना है वो मापा जाता है। उसके बाद देखिए, वायुदाब मापी, जिसे हम बैरोमीटर कहते हैं, इसके द्वारा किसी स्थान की वायुदाब यानी कि लो प्रेशर और हाई प्रेशर एयर प्रेशर जो होता है उसको रिकॉर्ड करने के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट आता है आर्द्रता मापी, जिसे हम हाइग्रोमीटर कहा जाता है,
ध्यान रखिएगा, ये हाइग्रो है, ग है नॉट ड, ठीक है, हाइड्रो नहीं है, ये हाइग्रोमीटर है। तो हाइग्रोमीटर की सहायता से पर्टिकुलर एरिया में वायु में कितनी आर्द्रता है उसको ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो आपको सारे यंत्रों के नाम याद होने चाहिए, यंत्रों की सहायता से किस प्रकार से आप मौसम का निर्धारण करते हो। ओके, पर्टिकुलर डे पर अगर आपको बोल दिया जाए कि ये मौसम किस प्रकार का है, आज का दिन किस प्रकार, आज का मौसम कैसा है, तो वो आप इन यंत्रों की सहायता से, मापक यंत्रों की सहायता से ही सारे घटकों को माप कर ही बता सकते हो कि मौसम किस प्रकार का है। ओके, अब मौसम जो है वो एक बहुत जटिल कह सकते हैं हम परिकल्पना है या परिघटना है। ठीक है, मौसम एक बहुत ही ज़्यादा जटिल परिघटना है, ये क्षण भर में परिवर्तित हो सकता है। देखिए, किसी भी एक दिन में अगर आप देख लेते हैं, किसी 7 दिनों की बात कर ले या हर दिन तो देखिए आप, मौसम बदलता रहता है। आपने देखा कभी तो सुबह के टाइम अचानक से धूप आ जाती है, कभी मौसम कैसा होता है, बहुत ब्राइट सनी होता है, यानी बहुत धूप वाला, बहुत तेज़ धूप वाला होता है, आप घर से बाहर भी नहीं निकल सकते, इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है। ओके, कभी कभी क्या होता है, क्लाउड्स आ जाते हैं, बादल आ जाते हैं, बादलों वाला दिन हो जाता है, बारिश आ जाती है तो बारिश वाला दिन हो जाता है। फिर क्या होता है, प्लीजेंट, कभी बहुत सुहावना मौसम होता है, और कभी कभी क्या होता है, एकदम से तेज़ हवाएं चलने लगती है। तो मौसम हर दिन बदलता रहता है। मौसम के लिए आप ये नहीं कह सकते हो आज का मौसम ऐसा है तो कल का मौसम भी ऐसा ही रहेगा, ज़रूरी नहीं है, मौसम कभी भी बदल सकता है। ठीक है, आप सिंपल एक लंबे दिनों की बात ही नहीं करते, हम केवल एक ही दिन की बात करते हैं। एक ही दिन के अंदर देखिए, कभी कभी क्या होता है, सुबह सूरज बहुत तेज निकला हुआ होता है, सुबह बहुत गर्मी होती है, फिर अचानक से बादल आ जाते हैं और बारिश हो जाती है। ऐसा तो हो ही रहा है अभी, तो अभी जो मौसम चल रहा है वो पर्टिकुलर इसी तरह का चल रहा है। सुबह आप उठते हैं, धूप होती है, उसके बाद क्या होता है, एकदम से क्लाउड्स आ जाते हैं और बारिश होने लग जाती है, और उसके बाद बारिश बंद होते ही आप देखोगे थोड़ी देर बाद वापस धूप निकलने लग जाती है। तो ये जो मौसम है ये बहुत जटिल प्रक्रिया है, और ये बार बार बदलती रहती है, बार बार चेंज हो जाती है। तो पर्टिकुलर एक दिन का अगर हम आंकड़ा देखें, तो पर्टिकुलर एक दिन में अगर किसी स्थान के टेम्परेचर, उसकी वर्षा कितनी हो रही है, वायु वेग क्या चल रहा है और आर्द्रता क्या है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम किसी वायुमंडल की परिस्थिति को देखकर, तो उसी परिस्थिति को, उसी दिन का हम क्या कहेंगे, मौसम कहेंगे। ओके, तो देखिए, दिन का अधिकतम तापमान देखो दोपहर के बाद होता है, बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है, धूप तेज़ निकलती है। आपने कभी सोचा है मैक्सिमम टेम्परेचर कब होता है, आपको सबसे ज़्यादा गर्मी कब लगती है, दिन को लगती है ना, है ना। तो दिन का अधिकतम तापमान दोपहर के बाद होता है, इसीलिए आप दिन को बहुत ज़्यादा गर्मी का अनुभव करते हो। और ऐसा क्यों होता है, सोच के देखिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दिन को सूर्य जो है वो सीधा पृथ्वी के ऊपर होता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सूर्य की किरणें सीधी पृथ्वी तक पहुंचती है, इसीलिए दिन को सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। और दिन का जो न्यूनतम तापमान होता है वो भोर में होता है, यानी कि प्रातः काल में होता है, यानी कि आप मानिए कि प्रातः काल में जो सूर्य होता है वो क्षितिज से नीचे होता है। देखिए, इसको इस चित्र के द्वारा अच्छे से समझिएगा जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। देखिए, ये जो पृथ्वी है हमारी और ये सूर्य है, ये क्षितिज है। ओके, तो दिन के समय क्या होता है कि सीधी किरणें, सूर्य की सीधी किरणें जो है वो पृथ्वी पर गिरती है, इसीलिए हमें गर्मी ज़्यादा लगती है। और सुबह और शाम के टाइम क्या होता है, पृथ्वी पर तिरछी किरणें गिरती है। ओके, तो तिरछी किरणें गिरने की वजह से क्या होता है, सुबह और शाम को थोड़ी सी गर्मी कम लगती है और उसका टेम्परेचर जो है वो डाउन लगता है। ओके, तो दिन का न्यूनतम तापमान जो है वो प्रातःकाल में होगा और दिन का अधिकतम तापमान जो है दोपहर बाद होगा, इसीलिए दोपहर को आपको गर्मी ज़्यादा लगती है, सुबह शाम को आपको मौसम थोड़ा सा प्लीजेंट लगता है, सुहावना सा लगता है या रिलैक्स महसूस होता है। ओके, चलिए, अब देखिए, सूर्य जो है वो मौसम परिवर्तन का मुख्य घटक है। हमने वैसे तो सारे घटक देखे, कौन से घटक देखे, मौसम को परिवर्तित करने वाले या मौसम को निर्धारित करने वाले घटक कौन कौन से थे, तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग। ओके, लेकिन ये जो सारे घटक हैं, इन घटकों को भी चलाता कौन है, एक्चुअल में ये सारे घटक परिवर्तित होते क्यों हैं, तापमान, टेम्परेचर चेंज क्यों होता है। टेम्परेचर एक सा भी तो रह सकता है पर नहीं रहता, क्यों नहीं रहता, इसके पीछे रीज़न कौन है,
हवाएं क्यों चलती है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, वर्षा क्यों होती है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, और जो आर्द्रता है, जो वायु में नमी है, वो भी चेंज होती रहती है। और इन सब के पीछे का कारण कौन है, इन सब के पीछे का कारण है सूर्य। ओके, सूर्य मौसम परिवर्तन का एक मुख्य घटक है। मौसम में सभी परिवर्तन सूर्य के कारण होते हैं। सूर्य देखिए अत्यधिक उच्च ताप पर गर्म गैसों का एक विशाल गोला होता है। ओके, सूर्य की हमसे दूरी भी बहुत ज़्यादा है, परंतु सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा इतनी ज़्यादा होती है कि वो पृथ्वी से इतनी दूरी होने के बावजूद भी हमारे लिए समस्त ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत है। हमें सारी ऊष्मा, हमें सारी ऊर्जा कहाँ से मिलती है, सूर्य से मिलती है। और ये हम सेकंड चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके थे कि हमारी ऊर्जा का चरम स्रोत जो है वो सूर्य है, क्योंकि सूर्य की सौर ऊर्जा से ही कन्वर्ट होती है कौन सी, रासायनिक ऊर्जा। प्लांट उनको रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं और वो आगे से आगे एनर्जी फ्लो के रूप में सभी जो सजीव होते हैं उनमें चलता रहता है। ओके, तो ये आपको याद आ गया होगा। तो देखिए सूर्य जो है वो ऊर्जा का चरम स्रोत है। सूर्य मौसम परिवर्तन का भी एक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, सूर्य ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है जो कि मौसम में परिवर्तन लाता है। अब ये मौसम में परिवर्तन लाता कैसे है, देखिए मैंने जैसे पहले भी समझाया कि पृथ्वी जो है हमारी वो क्या है, थोड़ी सी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। देखिए पृथ्वी सूर्य क्या करती है, पृथ्वी की मेनली दो गतियाँ होती है। देखिए ज्योग्राफी का पार्ट है, लेकिन फिर भी हम इसको यहाँ पर समझ लेते हैं क्योंकि इसी से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए पृथ्वी जो है वो दो प्रकार से सूर्य के चारों गति करती है। तो सबसे पहले तो वो अपने अपने ही अक्ष पर घूमती है, जिसे हम पृथ्वी का घूर्णन गति कहते हैं। और दूसरा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसे हम सूर्य की परिक्रमण गति कहते हैं। ठीक है, तो सूर्य की पृथ्वी की परिक्रमण गति कहते हैं। तो पृथ्वी की मेनली दो गतियाँ होती है, एक तो घूर्णन गति और एक परिक्रमण गति। उस घूर्णन गति यानी कि घूर्णन गति के कारण ही पृथ्वी की सूर्य के सामने जो घूर्णन गति होती है उसी के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात बनते हैं। ठीक है, तो सूर्योदय और सूर्यास्त इसी कारण होता है। ये आपको क्लियर हो गया। पहला क्वेश्चन, सूर्योदय और सूर्यास्त क्यों होता है, तो सूर्योदय इसीलिए होता है और सूर्यास्त इसीलिए होता है क्योंकि पृथ्वी जो है वो सूर्य के सामने अपने ही अक्ष पर क्या होती है, घूमती रहती है। तो जब वो अपने ही अक्ष पर घूमती है तो जो पृथ्वी का जो एरिया सनलाइट के सामने होगा वहाँ तो होगी दिन, और जो बैक साइड में होगा वहाँ होगी रात। ओके, ठीक है, ये क्लियर, ये कंसेप्ट तो आपको क्लियर है। ये छोटी क्लास में ही आपने पढ़ लिया था। सूर्य के सामने वाला हिस्सा जो है वो सूर्य की पूरी रोशनी प्राप्त करता है। पृथ्वी का वह भाग जो सूर्य के सामने होता है वह रोशनी सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है, इसलिए वहाँ दिन होती है। और जो बैक साइड में होता है, जो सूर्य के प्रकाश के विपरीत दिशा में होता है, वहाँ होती है पृथ्वी में रात। ओके, तो ये दिन और रात का कंसेप्ट तो क्लियर हो गया। जहाँ दिन होगा वहाँ सूर्योदय होगा, जहाँ रात होगी वहाँ सूर्यास्त हो जाएगा। ओके, तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ आप ये जानिए कि पृथ्वी जब घूर्णन अक्ष पर गति करती है तो वो थोड़ी सी अपने अक्ष से, ये है मेन एक्सिस किसका, पृथ्वी का। ठीक है, लेकिन वो अपने इस एक्सिस पे गति नहीं करके थोड़ी सी तिरछी स्लैंट गति करती है, यानी कि ये 23 डिग्री झुकी हुई होती है। 23 डिग्री क्या हो जाती है, पृथ्वी झुकी हुई होती है। इस झुकी हुई गति के कारण ही, झुकी हुई घूर्णन गति और उसी घूर्णन गति के साथ साथ परिक्रमण करने के कारण ही पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती है, सीजन बदलते हैं और मौसम भी बदलता है। क्लियर? तो अब ये कैसे होती है परिघटना, इसको समझिएगा। देखिए एक बार वापस से समझना। पृथ्वी जो है, सेंटर में जो पृथ्वी का भाग होता है उसे हम इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर यानी विषुवत रेखा वाला भाग। ऊपर वाला जो भाग है, ये पूरा भाग जो है ये कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। नीचे वाला भाग जो है वो कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सर्दर्न हेमिस्फीयर। ओके, तो अब क्या होता है कि जब सूर्य के सामने पृथ्वी 23 डिग्री अक्षांश पर थोड़ी सी झुककर परिक्रमा करती है तो
उसके कुछ भाग पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है और कुछ भाग पर सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ता है। क्लियर? तो जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है वहाँ पर सबसे अधिक सूर्य की ऊष्मा प्राप्त होती है, वो क्षेत्र ज़्यादा गर्म होते हैं और वहाँ दिन ज़्यादा बड़े होते हैं। क्लियर? तो अब देखिएगा यहाँ पर होता क्या है, जब सूर्य की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी 23 डिग्री अक्षांश पर झुककर ऐसी स्थिति में पहुंचती है जिसमें क्या होता है कि ज़्यादातर जब गर्मियों के दिनों में क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश जो है वो अधिक देर तक, इस प्रकार से देखना, इस चित्र को देखिएगा, सूर्य का प्रकाश अधिक तेजी से इक्वेटर पर होता है, तो इसलिए इक्वेटर वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, ये जो मेन पॉइंट है ये इक्वेटर है। यहाँ पर देखना आप, ये जो घूर्णन अक्ष है उसका वहाँ पर एकदम बराबर क्रॉस होता है। ओके, इस वजह से क्या होता है, सनलाइट जो आती है वो इक्वेटर पर पूरी आती है और इक्वेटर का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर दिन और रात की लंबाई बराबर होती है। लेकिन जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, वहाँ पर ये जो मेन एक्सिस है उस एक्सिस को ध्यान में रखकर देखिएगा। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है यानी कि उत्तरी गोलार्ध है, वहाँ सूर्य की रोशनी जो है वो सबसे अधिक पड़ती है। इसी कारण यहाँ पर जो दिन होते हैं वो लंबे होते हैं, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में गर्मियों के दिनों में दिन अधिक लंबे होते हैं और रातें हो जाती है छोटी। जबकि दक्षिणी गोलार्ध कौन सा, ये इक्वेटर के नीचे वाला हिस्सा, दक्षिणी गोलार्ध में देखिएगा ये जो घूर्णन एक्सिस है वहाँ पर रात ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यानी कि यहाँ तो रात ज़्यादा होते हैं और दिन जो है वो कम होती है। ठीक है, कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि गर्मियों के दिनों में रातें लंबी होती है और रातें छोटी होती है और जो दिन होते हैं वो लंबे होते हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर आप देखिएगा सर्दियों के दिनों में क्या होता है, सर्दियों के दिनों में उत्तरी गोलार्ध में जो है वो रातें जो है वो क्या हो जाती है, लंबी हो जाती है और दिन जो है वो छोटे हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। इस वजह से ये सूर्य से थोड़ा दूरी बढ़ जाती है यहाँ पे, तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है जिसके कारण दिन जो है वो छोटे होते हैं और रातें जो है वो लंबी होती है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध जो है वो सामने की तरफ आ जाता है सूर्य के, तो इस परिस्थिति में क्या होता है, सर्दियों के दिनों में यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में दिन जो है वो बड़े हो जाते हैं और रातें जो है वो छोटी हो जाती है। ठीक है, तो ये फिनोमिना जो है वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि सूर्य की किरणें किस तरह पड़ती हैं। ओके, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि सूर्य जो है वो मेन क्या है, सूर्योदय और सूर्यास्त का कारण बनता है और इसी के कारण गर्मियाँ और सर्दियाँ होती है। जब सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है तब उस क्षेत्र में सर्दियाँ होती है, जब सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती है तो उस क्षेत्र में क्या होती है, गर्मियाँ होती है। क्लियर? तो ये भी एक मौसम परिवर्तन का मेन कारण है। उसके बाद देखिए हवाओं को किस तरह से प्रभावित करती है, सूर्य की किरणें हवाओं को किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो देखिए इक्वेटर पर अभी हमने पढ़ा कि इक्वेटर यानी विषुवत रेखा वाले क्षेत्र में क्या होता है, विषुवत रेखा वाले क्षेत्र में क्या होता है कि सूर्य की किरणें जो है वो क्या पड़ रही है, एकदम सीधी पड़ रही है। यहाँ पर सनरेज सीधी पड़ रही है, तो देखिए सनरेज जब सीधी पड़ती है ना तो वहाँ की वायु गर्म हो जाती है, क्योंकि वो क्षेत्र गर्म हो गया, तो वहाँ की वायु गर्म हो जाएगी। तो वहाँ पर क्या होगा, गर्म वायु जो है हमेशा ऊपर की ओर उठती है, गर्म वायु हल्की होती है और ऊपर की ओर उठती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर बन जाता है लो प्रेशर एरिया, यानी कि हवाएं अब वहाँ पर कम हो गई, तो वो बन गया लो प्रेशर एरिया। ओके, और जहाँ पर हवाएं ठंडी होगी, जो क्षेत्र ठंडे होंगे वहाँ की हवाएं जो है वो नीचे की तरफ ही रहेगी और वहाँ बन जाएगा हाई प्रेशर एरिया। ओके, और हवाएं हमेशा कहाँ से कहाँ की ओर चलती है, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ चलती है, यानी कि कम दबाव वाले क्षेत्र को घेरने के लिए उच्च दबाव वाले क्षेत्र से हवाएं आती है। ओके, क्योंकि ये हवाओं का संतुलन पृथ्वी पर बना रहना चाहिए, और वो कैसे बना रहता है,
उच्च दबाव वाले क्षेत्र से कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर हवाएं बहने लगती है। तो देखना इस चित्र की ओर कि यहाँ जो इक्वेटर का एरिया है वो हो जाता है गर्म, क्योंकि वहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ती है सीधी। जब वहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है और इक्वेटर गर्म हो जाता है तो इक्वेटर में क्या बन जाता है, लो प्रेशर एरिया। ओके, मैंने आपको बताया कि गर्म हवाएं ऊपर उठती है तो उसकी वजह से लो प्रेशर एरिया बनता है। तो इक्वेटर पर बन जाता है लो प्रेशर का एरिया। अब जो ये ध्रुवीय क्षेत्र है दोनों तरफ, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इन क्षेत्रों में क्या होता है, उच्च दबाव वाली हवाएं होती है। उच्च वायु दाब है क्योंकि यहाँ पर हवाएं ठंडी है, नीचे की तरफ है, तो यहाँ पर क्या बन गया, हाई प्रेशर एरिया। ओके, यहाँ बन गया आपका हाई प्रेशर एरिया। तो इन दोनों हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ हवाएं चलने लगती है और इसी कारण हवाओं की स्पीड जो है वो चेंज होती रहती है। और इसका भी कारण कौन हो गया, सूर्य हो गया, क्योंकि सूर्य की वजह से ही हवाएं गर्म हुई और ये प्रेशर एरिया बने, यानी कि लो प्रेशर एरिया और हाई प्रेशर बेल्ट बने, जिसकी वजह से हवाएं चलने लगी। ओके, तो पृथ्वी पर हवाएं बहने का भी मुख्य कारण सूर्य है। केवल पृथ्वी की थल भाग के ही असमान रूप से गर्म होने की वजह से हवाएं नहीं चलती, पृथ्वी के जो महासागर है वो भी गर्म होते हैं, वो भी ठंडे होते हैं, या जो थल भाग है वो भी गर्म होता है, वो भी ठंडा होता है, इसी वजह से भी हवाएं चलती है। कैसे, इस चीज़ को भी आप क्लियरली समझ ले। देखिए ये जो है, ये जो थल क्षेत्र है, पृथ्वी का जो लैंड एरिया है वो, और ये जो पृथ्वी का जो वाटर एरिया है वो, तो देखिए जल जो है वो दिन के समय में बहुत धीरे धीरे गर्म होता है, जबकि लैंड एरिया बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। ओके, इसको ध्यान से देखिएगा, लैंड एरिया बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, कब, दिन के समय। इस वजह से यहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठने लग जाती है, तो जब ये ऊपर उठ जाती है तो यहाँ पर बन जाता है लो प्रेशर एरिया। ओके, और इसी वजह से जो कि लैंड की अपेक्षा, या हम ये कह सकते हैं कि थल क्षेत्र की अपेक्षा जो जल क्षेत्र है वो धीरे धीरे गर्म होता है, यानी कि ये ज़्यादा ठंडा है इससे। ओके, इस वजह से यहाँ की जो हवाएं हैं वो क्या हो जाती है, ठंडी हवाएं कहाँ बहने लगती है, थल क्षेत्र की ओर बहने लगती है। ओके, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम समुद्र समीर कहते हैं, जो कि दिन के समय चलती है। रात के समय क्या होता है, रात के समय अपेक्षाकृत रूप से जो थल क्षेत्र है वो जल्दी ठंडे हो जाते हैं, जबकि जल गर्म हो जाता है। इनकी अपेक्षा ये जल जो है वो गर्म रहता है, तो जल के ऊपर की हवाएं जो है वो गर्म होकर ऊपर चढ़ती है, यहाँ बन जाता है लो प्रेशर एरिया। और इस लो प्रेशर एरिया को कवर करने के लिए कौन आता है, यहाँ से थल क्षेत्र से ठंडी हवाएं जल क्षेत्र की ओर बहने लगती है। ओके, तो इस वजह से इसे कहा जाता है थल समीर। ओके, तो ये हो गया आपका लैंड ब्रीज नीचे वाला, और ऊपर वाला हो गया क्या, सी ब्रीज। ओके, तो इस वजह से क्या होता है, हवाएं पृथ्वी पर चलती है, और इसका भी मुख्य कारण कौन हो गया, सूर्य हो गया। तो इस तरह से हवाएं चलने का भी मुख्य कारण सूर्य है, और इसी तरह से वर्षा होने का भी मुख्य कारण सूर्य है, क्योंकि सूर्य के कारण ही इवेपोरेशन की घटना होती है, यानी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा जल जो है वो वाष्प बनकर, या वाष्पीकरण की द्वारा जल वाष्प बनकर वायुमंडल में पहुंचता है, और वायुमंडल में वही जल जो है, जल की बूंदें बादलों का रूप लेती है और वर्षा के रूप में पुनः नीचे आती है। तो मौसम का मुख्य घटक जो है वो सूर्य माना जाता है, क्योंकि सूर्य के कारण ही मौसम का निर्धारण होता है किसी भी स्थान का। तो होपफुली आपको मौसम के बारे में पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जलवायु के बारे में, क्लाइमेट क्या होता है और क्लाइमेट किस तरह से मौसम से डिफरेंस है उसके बारे में स्टडी करेंगे। साथ ही साथ हम ये पढ़ेंगे कि डिफरेंट क्लाइमेट में जो एनिमल्स है वो किस तरह से सरवाइव करते हैं। ओके, तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है, आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को अगर आप चैनल पर नए हैं। बेल आइकन दबाइए, जिससे मैं जो नोटिफिकेशन डालती हूँ वो आपको, कोई भी वीडियो मैं डालती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए चैप्टर, इसी चैप्टर के अगले पार्ट में। ओके, देखिएगा ज़रूर वीडियो को, और वीडियो को आप पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। थैंक यू।